अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट IT ज़ोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन के ऊपर लेक्चर नंबर 1 है। इसकी अगर आउटलाइन की बात करें तो इसकी आउटलाइन जो है वो बहुत ही सिंपल सी है, ठीक है। अगर हम सिर्फ वही टॉपिक कवर कर लेते हैं अपनी आउटलाइन के तो देन आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि आप लोग मतलब अपने पेपर को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा मतलब सब्जेक्ट है हमारे पास और इसके बेसिक स्टेप्स जो कॉन्सेप्ट है वही हम लोग करेंगे। इससे पहले इसका नाम अब अगर हमारे पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिज़ाइन रखा गया है, इससे पहले इसको हम लोग डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन बोलते हैं, यानी DLD बोलते थे। तो सबसे पहले इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें डिजिटल सिस्टम्स एंड द बाइनरी नंबर जो है वो इंक्लूड है। और हमारे आउटलाइन का जो टॉपिक नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सिस्टम एंड बाइनरी नंबर, वो भी इसी चैप्टर में से ही हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। अब इसका जो 1.1 है जिसमें डिजिटल सिस्टम्स के बारे में कहा गया है, तो इस पूरे पैराग्राफ को रीड आउट कर पूरा हम लोग कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो देन आप लोग के सामने स्क्रीन ऑन है, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसमें बेसिकली बताया क्या हुआ है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, जो कि हमारे पास जो है वो तकरीबन यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि कितना लेंथी पैराग्राफ है 1.1 का। और ये पैराग्राफ जो है अगर हम इसको समझ लेते हैं तो देन बहुत ईजी हो जाता है कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी क्लियर कर सकें। तो डिजिटल सिस्टम क्या होता है, बेसिकली आजकल की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना इंपॉर्टेंट हमारे पास डिजिटल सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसको हम लोग डिजिटल इरा भी बोलते हैं, यानी डिजिटल एज भी बोलते हैं, डिजिटल ज़माना बोलते हैं। डिजिटल सिस्टम इस्तेमाल होते हैं कम्युनिकेशन में, बिजनेस ट्रांजैक्शन में, ट्रैफिक कंट्रोल में, स्पेस क्राफ्ट गाइडेंस में, उसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट में, वेदर मॉनिटरिंग में, इंटरनेट में और बहुत से कमर्शियल इंडस्ट्री और स्पेसिफिक जो साइंटिफिक इंटरप्रेसेस होते हैं उनमें भी हमारे डिजिटल सिस्टम यूज़ होता है। यानी आप कह सकते हैं कि हमारी लाइफ के हर पार्ट में डिजिटल सिस्टम ही यूज़ हो रहे होते हैं। हमारे पास डिजिटल टेलीफोन, डिजिटल टेलीविजन, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल कैमराज एंड डिवाइसेस और बिल्कुल जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे हमारे डिजिटल सिस्टम को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम अपने पोर्टेबल मीडिया प्लेयर जैसे कि हमारे आईपॉड टच, यानी यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड यूज़ हुआ है आईपॉड टच TM, ठीक है, ये और दूसरे जितने भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं जो हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले कराते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास हमारे डिजिटल सिस्टम को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग हाई म्यूज़िक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इन हैंड हेल्ड डिवाइसेस में जो हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले होती हैं उनमें जो हमारे GUIs हैं, यानी हमारे जो ग्राफिकल यूज़र्स इंटरफेस हैं, उनका हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, जो कि यूज़र्स को लगता है कि ये कमांड्स आसान हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी में बहुत कम्प्लेक्स इनका इंटरनल इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, जो सीक्वेंस हमने दिया होता है, जो डेवलपर्स ने बैकएंड पर दिया होता है, वो इतना सिंपल नहीं होता है। जबकि जो यूज़ कर रहे होते हैं हमें लगता है कि जैसे आप लोगों के सामने स्क्रीन ओपन है, हम लोग कहते हैं ये बहुत ही आसान लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो इसके बैकएंड पे जो कोडिंग हुई होती है वो इतनी कम्प्लेक्स होती है कि वो आम आदमी की समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है ज़्यादातर, ठीक है। यानी कि ये कम्प्लेक्स इंटरनल इंस्ट्रक्शन की सीक्वेंस को प्रिसाइजली एग्जीक्यूट करते हैं ज़्यादातर। अगर इन डिवाइसेस में एक हमारे पास स्पेशल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं जो इनके अंदर इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है, यानी इनके साथ जो होते हैं वो इंटीग्रेट होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत वर्सेटाइल है। ये एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे प्रोग्राम कहते हैं को फॉलो करते हैं, जो दिए गए डाटा पर ऑपरेट करता है। अब यूज़र को स्पेसिफिक ज़रूरत के मुताबिक प्रोग्राम या डाटा स्पेसिफाई और चेंज करने का जो भी मौका मिलता है। इन फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि बहुत मुख्तलिफ एप्लीकेशन की वाइड स्पेक्ट्रम पर मबनी होता है। अब डिजिटल सिस्टम की एक खास बात यह है कि वो डिस्क्रीट एलिमेंट्स को, यानी आप यहाँ नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यहाँ पे डिस्क्रीट एलिमेंट की बात हो रही होती है। तो डिजिटल सिस्टम की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, बहुत ज़्यादा स्पेशल बात ये होती है कि हमारे जितने भी डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो डिस्क्रीट एलिमेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको रिप्रेजेंट और मैनिपुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे हमारे पास 0-1 हो गया, बाइनरी नंबर्स हो गए, इस तरह के सारे कोई भी सेट जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर होता है वो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। डिस्क्रीट सेट की एग्जांपल जैसे कि 10 डेसिमल डिजिट्स हैं, 26 जो है वो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक
लेटर्स हैं, 52 हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स हैं, 64 जो है वो चेस बोर्ड है, स्केयर्स हैं। अगर आप अपनी स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो उसमें प्लेइंग कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हमारे पेपर्स में पूछा जाता है। उसके बाद चेस बोर्ड के बारे में बात करें, वो 64 उसके स्केयर्स होते हैं। फिर अर्ली डिजिटल कंप्यूटर न्यूमेरिक कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन केसेस में हमारे जो डिस्क्रीट एलिमेंट्स डिजिट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इन एप्लीकेशन से ही ये टर्म जो है वो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जो टर्म हमारी डिजिटल कंप्यूटर थी वो भी इन ही टर्म से जो है वो इमर्ज की गई थी। इंफॉर्मेशन के डिस्क्रीट एलिमेंट को डिजिटल सिस्टम में सिग्नल्स के फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जैसे कि वोल्टेज और करंट सबसे कॉमन होती है। इन सिग्नल्स को इम्प्लीमेंट करने वाले सर्किट्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि ट्रांजिस्टर्स होते हैं। आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल सिस्टम के सिग्नल्स में बहुत ज़्यादा जो है हम लोग इसमें डिस्क्रीट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक बाइनरी डिजिट जिसे बिट कहते हैं, ठीक है, जो वैल्यूज़ होती हैं 0 और 1, ये हमारे पास क्या होता है, ये बाइनरी डिजिट्स होते हैं, ठीक है। 0 क्या है, एक बिट है, और 1 क्या है, वो भी एक बिट है। इन्फॉर्मेशन के डिस्क्रीट एलिमेंट को ग्रुप्स ऑफ बिट्स के थ्रू बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर डिजिटल डिजिट 0 से 9 के डिजिटल सिस्टम ने तो 4 बिट कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे नंबर 7 है तो इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग अपने जो 011, ठीक है, और बेस इसकी क्या है 10, जो कि डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपने सारे के सारे सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पर नंबर 7 इज रिप्रेजेंटेड बाय द 011, ठीक है। ये सारे उर्दू में बेसिकली बताने का पर्पज़ यही है कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बेसिकली यही इंपॉर्टेंट बातें जो है, जो मेन बातें हैं जो उर्दू में रिप्रेजेंट की जा रही हैं, वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए अगर हम लोग इनको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रह जाता है हमारे लिए इसको समझना भी, ठीक है। तो इतने लंबे पैराग्राफ को पढ़ने से बेहतर है कि हम लोग इसके पॉइंट्स बना लें। तो देन इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्लाइड जो है वो जनरेट की है। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग उसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन का 1.1। अगर इसका पहला पॉइंट देखें तो उसमें डिजिटल सिस्टम्स इन एवरीडे लाइफ, सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में यही है कि हमारी जो है ये एवरीडे लाइफ जो रोज़ाना की ज़िंदगी होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से इसको हम किस तरह से रेफर करते हैं, डिजिटल एज, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कम्युनिकेशन में, बिजनेस ट्रांजैक्शन में, ट्रैफिक कंट्रोल में, मेडिकल ट्रीटमेंट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेराइटी ऑफ डिजिटल डिवाइसेस की वेराइटी। ये सारे की सारी जो है ये पॉइंट्स उसी पैराग्राफ के अंदर लिखे हैं, लेकिन ज़रा इसको हम लोगों ने पॉइंट वाइज जो है वो एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी रहे। तो वैरायटी ऑफ डिजिटल डिवाइसेस क्या है, प्रेजेंस ऑफ द डिजिटल टेलीफोन, टेलीविजन, वर्सेटाइल डिस्क, कैमराज, हैंडहेल्ड डिवाइसेस एंड कंप्यूटर। These devices often contain the special purpose digital computers। हमारे जो भी स्पेशल पर्पस, जिनका कोई ना कोई पर्पस होता है, उसके ऊपर ये डिवाइस कंटेन कर रहे होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर्स। अब जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं ये वर्सेटाइल्स होते हैं, ठीक है। कैन फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन अ गिवन डाटा। जो डाटा हम देते हैं अपने कंप्यूटर को वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ही फॉलो करते हुए हमारा सिस्टम जो होता है वो अपना काम कर रहा होता है। यूज़र कैन स्पेसिफाई एंड चेंज द प्रोग्राम और डाटा एज नीडेड। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल सिस्टम। तो डिजिटल सिस्टम रिप्रेजेंट द डिस्क्रीट एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि पहले भी बताया कि डिस्क्रीट एलिमेंट कौन से होते हैं, जो बाइनरी नंबर्स को मोस्टली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। वो सारी की सारी हमारे डिस्क्रीट एलिमेंट होते हैं जो कि हमारे डिजिटल सिस्टम जो होते हैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, जिसमें एक बाइनरी डिजिट, जो बाइनरी डिजिट्स हैं उनको, हर डिजिट को हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। जैसे 0 है और 1 है तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक बिट होगी। डिजिटल सिस्टम यूज बाइनरी कोड्स एंड ग्रुप ऑफ बिट रिप्रेजेंट डिस्क्रीट एलिमेंट, ठीक है। फ्रीक्वेंटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्क्रीट और क्वांटाइज्ड फ्रॉम अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं इसके अंदर, पे रोल डाटा आ जाता है हमारा, क्वांटाइज ऑब्जर्वेशन बाय अ साइंटिस्ट, ठीक है, जो साइंटिस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन कहते हैं हम सबको क्वांटाइज कर सकता है। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं, मेजर पार्ट है जिसमें हमारे पास मेमोरी यूनिट आ जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू आ जाता है, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स आ जाते हैं। यानी अब हमारे पास सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक कीबोर्ड है, ये माउस है। अब इसमें ये जो कीबोर्ड
कीबोर्ड और माउस है, बेसिकली ये क्या है, ये हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ये इनपुट डिवाइसेस और ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है मॉनिटर, ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसने हमें आउटपुट देनी होती है। और इसके थ्रू जो है, यानी इस कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को इसके अंदर इनपुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम यूनिट होता है, जिसके अंदर हमारे पास मदरबोर्ड होता है, हमारा CPU होता है, हमारी मेमोरी होती है, हमारी रैम होती है। तो जब हम इनपुट करते हैं, ये नहीं कि हम इनपुट देते हैं और फ़ौरन से हमें आउटपुट मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली होता क्या है इसमें, यानी होता क्या है कि जब हम लोग इनपुट देते हैं तो हमारे ये जो आपको सिस्टम यूनिट नज़र आ रहा है, इसके अंदर ही हमारा CPU होता है, इसके अंदर ही हमारी मेमोरी होती है। तो जो डाटा हम लोग इनपुट करते हैं वो सारे का सारा पहले यहाँ पर जाता है, यहाँ से सारी मेमोरी जहाँ जहाँ उसने स्टोर होना है, जहाँ जहाँ उसकी प्रोसेसिंग होनी है, प्रोसेसिंग होने के बाद देन हमारे कंप्यूटर जो होता है इस मशीन लैंग्वेज के अंदर, यानी हमारी जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनके अंदर हमारा डाटा कन्वर्ट होता है। जो हमारा कंप्यूटर होता है, हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स को समझता है। ठीक है, फिर इनको समझने के बाद फिर हमारे स्क्रीन पर हमें हमारी आउटपुट जो है वो प्रिंट होकर आ जाती है। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के बेसिकली यही थे। ठीक है, आप लोगों को होप्सो इसकी अच्छी समझ आई होगी। उसके बाद है प्रोग्रामेबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। प्रोग्रामेबिलिटी क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग अपने प्रोग्राम करते हैं, हम अपने कोड यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमने कोई ना कोई सिस्टम बनाना होता है, कोई ना कोई ऐप बनानी होती है, इसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, अपने डिजिटल डिवाइसेस के अंदर। फिर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल भी एक डिजिटल डिवाइस ही है, तो इसके अंदर अगर मैंने कोई ऐप बनानी है तो मैं क्या करूँगी, मैं उसके अंदर कोई ना कोई ऐप बनाऊंगी, कोडिंग करूँगी, प्रोग्रामिंग करूँगी और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है वो ऐड करूँगी, देन जाके मेरे पास मेरे डिजिटल डिवाइसेस के अंदर एक प्रॉपर ऐप जो है वो बनेगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो कमर्शियल प्रोडक्ट यूज डिजिटल सर्किट फॉर अ कॉस्ट एफिशिएंस एंड प्रोग्रामेबिलिटी। तो इसमें भी यही बताया गया है कि जारी बात है, जब हम लोग ऐप्स बनाते हैं, इस तरह की कुछ ना कुछ करते हैं, तो हमारी कॉस्ट भी लगती है। अगर हमने सेंसर्स खरीदने हैं, अगर हम लोगों ने कोई ना कोई चीज़ खरीदनी है, तो उसके लिए हमारे अपने कंप्यूटर अपने सिस्टम के अंदर हमें वो चीज़ ऐड करने के लिए, अपनी ऐप के अंदर वो चीज़ ऐड करने के लिए हमें उसकी कॉस्ट भी लगानी पड़ती है। एरर करेक्शन एंड रिलायबिलिटी। डिजिटल सिस्टम कैन यूज एरर करेक्शन कोड फॉर एक्सट्रीम रिलायबिलिटी। ठीक है, इसके लिए हम लोग उसमें हमें कुछ एरर दिए होते हैं, उसको हम लोग करेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। फिर हमारे जैसे एग्जांपल ले लें कि हमारी जो डीवीडी थी विद ऑटोमेटिक एरर आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन। हमारी डीवीडी क्या करती है कि जब हम उसको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि वो अगर उसके अंदर कोई ना कोई एरर आ रहा है, अगर वो हमें शो नहीं कराते, तो हमें फ़ौरन से एक पॉपअप नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपके अंदर जो है, यानी आपके सिस्टम के अंदर या इस डीवीडी के अंदर ये वाला एरर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग उसको स्कैन करके हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे एरर करेक्शन रिलायबिलिटी हमारे डिजिटल सिस्टम के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आता है इंटरकनेक्शन ऑफ द डिजिटल मॉड्यूल्स। तो डिजिटल सिस्टम आर इंटरकनेक्शन ऑफ डिजिटल मॉड्यूल्स। ठीक है, यानी डिजिटल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स क्या होते हैं। डिजिटल मॉड्यूल्स ये होते हैं कि जैसे हमारा कीबोर्ड अलग से, हमारा माउस अलग से, हमारा सिस्टम अलग से, तो इन सबको जब हम इंटरकनेक्ट करते हैं देन हमारा एक डिजिटल सिस्टम बन जाता है। अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशन ऑफ ईच मॉड्यूल रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ डिजिटल सर्किट्स। तो इसके अंदर सर्किट्स भी लगे होते हैं, सारी बात है, सर्किट्स लगेंगे जिससे हमारी करंट जो है वो एनेबल होगी, फिर हम तब तो हम अपना सिस्टम ऑन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज HDL। तो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज क्या होते हैं, मेजर ट्रेंड इन डिजिटल डिज़ाइन मैथडोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ द HDL। ठीक है, यानी हमें अपने हार्डवेयर के बारे में भी इसकी लैंग्वेज को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली अपनी जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। फिर बाइनरी कॉन्सेप्ट एज अ फ्रेम फॉर रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बाइनरी रिप्रेजेंट यूज एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर फर्दर स्टडी। इसमें अब मज़ीद आ गया है कि आप लॉजिकल गेट्स, कॉम्बिनेशन, सिक्वेंशियल सर्किट्स, इंट्रोडक्शन, ये सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को अगर ये बताऊं तो ये बुक जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ द डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन एंड असेंबली लैंग्वेज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमारे पास ये एक बुक बनी है जिसको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन बोलते हैं। ये दोनों बुक्स अलग अलग थी, लेकिन अब IT की न्यू जो हमारे पास कोर्स आउटलाइन है इसके अंदर इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके लिख दिया, इसलिए इसके अंदर हमारे गेट्स क्या हैं, हमारे सर्किट्स क्या हैं, वो भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से हम लोग इनको अंदर फ्लिप फ्लॉप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग सारा यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह हम लोग इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास वही चैप्टर बता रहे हैं कि आप लोगों के नेक्स्ट जो 7 चैप्टर हैं उनका बेसिक पर्पस क्या होता है, कि हमारे पास जितने भी टूल्स होते हैं डिजिटल डिज़ाइन के, लॉजिक गेट स्ट्रक्चर्स के, प्रोग्रामिंग लॉजिक वीडियोस के, इन सब के अंदर जो है ये हमारे टूल्स यूज़ होंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बेसिकली वो जो पैराग्राफ मैंने आप लोगों को दिखाया था ये उसी पैराग्राफ, जैसे कि ये वाला पैराग्राफ था, ये इसी को ही मैंने पॉइंट में कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए एक स्लाइड प्रिपेयर की थी ताकि आप लोगों के लिए इस पैराग्राफ को पढ़ना
बहुत आसान हो जाए। अगर आप लोग जस्ट जो मैंने आप लोगों को स्लाइड यहाँ पर शो करा रही हूँ, अगर आप लोग इसी को ही जस्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है कि आप ये 1.1 जो है वो ईजिली कवर कर सकते हैं। थैंक यू।